हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग इस सीरीज़ को चला रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी तथा एलटी ग्रेड के हिसाब से, जिसमें हमारा कल एक लेक्चर हुआ था। आज हम दूसरा लेक्चर लेके हाजिर हैं आपके सामने। और ऐसे ही अगर आप लोगों को पसंद आए और आप प्यार देते रहे तो हम ऐसे ही आगे सीरीज़ को बढ़ाते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिल जाए। उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर जो शुरू करते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे थे बेटा। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में ही हम लोग आज जानेंगे बेटा। विलियम शेक्सपियर जो हैं, इनके बारे में अगर हम जानकारी देख रहे थे तो उसके बारे में अगर हम देखें तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, यानी कहने का मतलब है उनकी लास्ट, यानी कि कुछ लास्ट ट्रेजेडी हैं। क्या है? लास्ट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी हैं, जिनमें पहली इनकी आती है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा आती है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इसके बाद में बेटा दूसरी आती है आपकी कोरियोलेनस, दूसरी इनकी बेटा आती है कोरियोलेनस। और इसके बाद में बेटा कंटेंस ऑफ फाइनेस्ट, यानी कि ये इनकी दो, यानी कि इनमें कहा जा रहा है इनकी दो जो लास्ट ट्रेजेडी हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्रेजेडी हैं, इनकी मेजर ही ट्रेजेडी हैं। इसके बाद में कंटेंस सम ऑफ शेक्सपियर्स फाइनेस्ट पोइट्री, इनकी कुछ उनकी बहुत ज़्यादा ये पोइट्री भी फाइनेस्ट यानी फेमस हैं। जिसमें से हम बात करें मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडीज, यानी कि क्रिटिक्स किनके अनुसार, ये टी.एस. एलियट के अनुसार कहा जा रहा है बेटा। किसके अनुसार कहा जा रहा है? ये टी.एस. एलियट, ये हैं टी.एस. एलियट के द्वारा कहा जा रहा है। इसके बाद में कहा जाए इनकी जो मैकबेथ, एक मैकबेथ है, ये ट्रेजेडी है इनकी बेटा। क्या है? मैकबेथ एक ट्रेजेडी है इनकी। ये आपको पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके रखना है। क्या है ये कि जो मैकबेथ हैं, यानी कि जो मैकबेथ हैं, इनकी जो ट्रेजेडी है बेटा, वो कहा जाए तो ये रहे मैकबेथ, हमारी मैकबेथ ये हमारी ट्रेजेडी है। क्या है? ये हमारी ट्रेजेडी है। तो इसको कहा जा रहा है बेटा, इनके अनुसार टी.एस. एलियट के अनुसार कहा जा रहा है ये एक आर्टिस्टिक सक्सेस है। ये क्या है? आर्टिस्टिक सक्सेस है, आर्टिस्टिक सक्सेस है। इसके बाद में दूसरी, इसी के अपोजिट में अगर दूसरी बात करें तो एक दूसरी इनकी ट्रेजेडी है, दूसरा प्ले है, सॉरी, ये जो दूसरा प्ले हैमलेट। क्या है? दूसरा प्ले इनका हैमलेट है। इस हैमलेट को बताया गया है आर्टिस्टिक फेल्यूर, यानी कि हैमलेट जो है ये बिल्कुल ही आर्टिस्टिक फेल्यूर के काउंटिंग में आता है। और हमारा जो मैकबेथ है ये आर्टिस्टिक सक्सेसफुल के रूप में आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। मैकबेथ जो है वो आर्टिस्टिक सक्सेस है और जो हैमलेट है वो हमारा आर्टिस्टिक फेलियर है। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं इसमें, और ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के अनुसार ही इनको डिफाइन किया गया है शेक्सपियर। फिर इसके बाद में बेटा कहा जाता है कि शेक्सपियर जो थे वो हमेशा उम्र दराज वाले लोगों के ही रोल लिया करते थे। जो उम्र दराज लोग हुआ करते थे उनके रोल को प्ले किया करते, परफॉर्म किया करते थे। जैसे कि यहाँ देखा जाए बेटा, ये बात करें शेक्सपियर की, तो इसमें देखो एक हमारा ये है प्ले है एज यू लाइक इट। ये प्ले है बेटा हमारा एक एज यू लाइक इट। ये रहा हमारा एज यू लाइक इट। प्ले का नाम क्या है बेटा? एज यू लाइक इट। सॉरी, एक मिनट, ये रहा हमारा प्ले एज यू लाइक इट। ये रहा ये प्ले जो है, इस प्ले के अंदर शेक्सपियर ने एक रोल प्ले किया था, एक रोल प्ले किया था। वो क्या दिया? एडम का रोल प्ले किया था। ये एक उम्र दराज रोल था, एक एडम का। इसके बाद दूसरा बेटा हमारे पास आता है प्ले हैमलेट। क्या है? हैमलेट दूसरा प्ले है हमारे पास, हैमलेट है। ये हैमलेट में भी इन्होंने एक रोल प्ले किया था। वो प्ले किया था इन्होंने घोस्ट का रोल। किसका? घोस्ट जो था एक भूत था। क्या? भूत के रूप में था, और जिसे बताया गया था ये हैमलेट के फादर थे। कौन थे? हैमलेट के फादर, यानी हैमलेट के फादर जो की डेथ हो चुकी थी, उनका ही रूप लेके हैमलेट को बता रहा था कि हमें किसने मारा था और हमारी कैसे डेथ हो गई, कैसे हम मृत्यु हुई हमारी। ये सारी चीज़ें वो भूत इनके लिए बताने आता है। तो ये भी किसने लिया था? शेक्सपियर ने ही इसका रोल प्ले किया था। इसके बाद में
चौरस का एक रूल इन्होंने प्ले किया था, और ये किस में किया था, हेनरी 5 में। हेनरी 5 में इन्होंने चौरस का रूल प्ले किया था। और इसके बाद में एक था हमारा ये मैकबेथ में भी इन्होंने एक रोल लिया था, और इसमें जो रोल लिया था वो लिया था किंग डंकन का। तो ये इतने सारे रोल किसने, शेक्सपियर ने प्ले किए थे, यानी कि मैकबेथ में किंग डंकन का। तो आपको इसमें कुछ रोल याद रखने हैं जो शेक्सपियर ने प्ले किए थे रोल। तो इसके बाद में बेटा हम लोग अब ये प्ले की बात करें तो इनका जो शेक्सपियर का सबसे बड़ा प्ले और सबसे छोटा प्ले उसकी बात करें तो यहाँ देखते हैं हम लोग बेटा कि हैमलेट का 4000 यानी कि 4042 लाइन, कितनी सर बेटा, 4042 लाइन, ये 4042 लाइन की के साथ में, और इसमें शब्द जो है 29,551 शब्द, यानी कि 29,551 वर्ड और 4042 लाइन के साथ में ये जो हैमलेट ये प्ले है इनका, क्या है, हैमलेट इज़ द लॉन्गेस्ट शेक्सपियर्स प्ले, यानी हैमलेट जो है शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है, यानी कि सबसे बड़ा प्ले है शेक्सपियर का। कौन सा प्ले, हैमलेट शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। और इस प्ले के अंदर बेटा कहा जाए तो कितनी लाइन है, 4042 लाइन है, और 29,551 क्या है बेटा, ये वर्ड हैं इसके अंदर, यानी 29,551 क्या है इसके अंदर बेटा, वर्ड हैं। तो ये शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है। इसके बाद बात करें तो शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले की बात करें तो बेटा हमारे पास एक ये प्ले आता है 1787 लाइन, 1787 लाइन, और इसके बाद में 14,369 शब्द, 14,369 वर्ड के साथ में एक प्ले है जिसका नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर। ये बेटा कॉमेडी ऑफ एरर जो है ये इनका सबसे छोटा प्ले है शेक्सपियर का, यानी कि सबसे छोटा प्ले। कितनी लाइनें हैं इसके अंदर बेटा, 1787 लाइन है। कितने वर्ड हैं, 14,369 वर्ड हैं। ये इनका कौन सा है, क्या नाम प्ले का बेटा, कॉमेडी ऑफ एरर। ये सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है, कैसा, सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है शेक्सपियर का। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली, यानी कि शेक्सपियर का सबसे बड़ा सबसे लॉन्गेस्ट प्ले जो है वो हैमलेट है जिसमें 4042 लाइन है और 29,551 वर्ड हैं। इसके बाद में सबसे छोटा जो प्ले है वो है कॉमेडी ऑफ एरर, जिस कॉमेडी ऑफ एरर के अंदर देखा जाए तो 1787 लाइन है और 14,369 वर्ड हैं। ये विलियम शेक्सपियर का प्ले की बात हो रही है हमारी। इसके बाद में बेटा हम देखते हैं, इसके बाद अगली बात देखते हैं। अगला क्या है कि लव्स लेवर्स लॉस्ट, ये एक प्ले है इनका शेक्सपियर का ही बेटा। ये प्ले का नाम जो है लव्स लेवर्स लॉस्ट है। क्या है प्ले, क्या है हमारा, लव्स लेवर्स लॉस्ट। लव्स लेवर्स लॉस्ट की बात करें तो लव्स लेवर्स लॉस्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइन्स ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन स्कॉलर टुकर वुकर। यानी कि इनकी बात करी जाए तो लव्स लेवर्स लॉस्ट बेटा, यानी लव्स लेवर्स लॉस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ही राइमिंग परसेंटेज है, हाईएस्ट, यानी जो राइमिंग परसेंटेज की बात करें, राइमिंग सबसे ज़्यादा राइमिंग जो है परसेंटेज के रूप में ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, तो वो हमारा लव्स लेवर्स लॉस्ट में है। जिस लव्स लेवर्स लॉस्ट के अंदर 62.2% 62.2% राइमिंग लाइन्स हैं। राइमिंग लाइन्स करती हैं, लाइन्स क्या करती हैं, राइम करती हैं, नहीं राइमिंग लाइन्स हैं सबसे ज़्यादा, यानी कितनी, 62.2%। इसके लिए कौन बताते हैं, ये जो डिफाइन करते हैं ये इनके अकॉर्डिंग है, कौन है, टुकर वुकर के अनुसार ये चीज़ें डिफाइन करी जा रही है बेटा। इसके बाद में कहा जाए इसकी सेम, यानी इन द लव्स लेवर्स लॉस्ट राइम द क्लोजेस्ट, इसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर, यानी कि इसका क्लोजेस्ट यानी दूसरा, इसी के कॉम्पिटिटर के रूप में अगर कहा जाए कि क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है तो वो दूसरा है हमारा। दूसरा प्ले है जो मिड समर नाइट, क्या है बेटा, मिड समर नाइट से ड्रीम, यानी कि हमारा मिड समर नाइट से ड्रीम, ये है
आ मिड समर नाइट्स ड्रीम, आ मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये कहा जाए तो इसके अंदर उसी की क्लोजेस्ट हैं, यानी उसी के क्लोजेस्ट अगर इसमें 62.2% है तो वहीं इसमें इसकी क्या है 43.4% है। ठीक है बेटा, इसका कॉम्पिटिटर है, यानी कि 62, यानी टोटल हमारा 100% होता है, 100% 62.2% ये है, तो इसी का कॉम्पिटिटर दूसरा 42.4% है, यानी कि ये लगभग 100% के आसपास इसे बनाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्लोजेस्ट है, लगभग बोला जाता है यहाँ पर, तो लगभग को पूरा मान लिया जाता है। तो यानी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा राइम जो लाइन है, राइमिंग लाइन है, वो हमारी किसके, कौन सा प्ले है हमारा, वो हमारा दूसरा प्ले अभी हमने देखा था। हमारा कौन सा प्ले था बेटा, सॉरी एक मिनट, अभी हाल हमने देखा था बेटा, कौन सा था प्ले बताएंगे आप लोग, लव्स लवर्स लॉस्ट था ना, लव्स लवर्स लॉस्ट था। इसके बाद में इसी का क्लोजेस्ट दूसरा हमारा कौन सा आया, अभी हाल हमारा आया था, कौन आया बेटा, मिड समर नाइट्स ड्रीम। कौन सा आया, मिड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है बेटा, आप लोग ये समझ पाए, मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है इसके अंदर कितनी है 43.4%, कितनी है 43.4% है बेटा ये लाइन, राइमिंग लाइन कितनी है, राइमिंग लाइन्स कितनी है 43.4% राइमिंग लाइन्स है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हम बेटा इनकी कैरियर के डिवीज़न को बात करेंगे, कैरियर का इनका डिवीज़न देखेंगे। इनका कैरियर के डिवीज़न की बात करें अगर हम लोग, तो इनका कैरियर कई रूपों में डिवाइड हुआ, इनका कैरियर को कई रूपों में डिवाइड किया गया, कई भागों में डिवाइड किया गया। इनके लिए अलग अलग पोइट्स बताते हैं, इनके कैरियर को डिफाइन करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। बेटा कहा जाए तो एक हमारे विलियम जे लॉन्ग, कौन है, विलियम जे लॉन्ग, कौन है बेटा, विलियम जे लॉन्ग। इनके द्वारा इनके कैरियर को कितने भागों में, लिटरेरी कैरियर को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। कितने पीरियड्स में बेटा, 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। किन के अनुसार डिवाइड किया गया है, विलियम जे लॉन्ग के द्वारा। अब विलियम जे लॉन्ग के द्वारा इनके लिटरेरी कैरियर को जो डिवाइड किया गया है वो 4 पीरियड क्या है, उन 4 पीरियड के बारे में अगर हम बात करें बेटा, 1 बाई 1 बात करते हैं, तो सबसे पहला उनका जो पीरियड है, ये पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि ये पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ये पहला इनका पीरियड है। इसके बाद वहीं बेटा इनका दूसरा पीरियड जो है, ये पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनका ये दूसरा पीरियड है। इसके बाद में वहीं बेटा हमारा तीसरा पीरियड की बात करें तो तीसरा पीरियड है, ये पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, यानी कि ए ग्लूम ऑफ डिप्रेशन, ये इनका तीसरा पीरियड है। इसके बाद इन्होंने चौथा पीरियड बताया है, ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी काम आफ्टर स्टार्म, ये इनके 4 पीरियड में डिवाइड किया गया बेटा। किन्नी किया है ये पीरियड, ये 4 पीरियड्स में किसने डिवाइड किया है इनके कैरियर को बेटा, ये किया है विलियम जे लॉन्ग ने। कौन कौन से पीरियड थे हमारे, ये पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा है ये पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीसरा है पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, चौथा है पीरियड ऑफ रेस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टार्म, ये इनके 4 पीरियड को डिवाइड किया गया है बेटा। इसके बाद वहीं एक दूसरे हमारे पोइट हैं, लेखक हैं, जिन्होंने इनके लिटरेरी कैरियर को भी डिफाइन किया गया है बेटा। बात करें बेटा, इन द लेट 19th century एडवर्ड ड्राउडन क्लासिफाइड इन हिज बुक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर इनटू 4 पीरियड। क्या हुआ बेटा, एडमंड ड्राउडन है, एक एडमंड ड्राउडन है, इन्होंने शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को डिफाइन किया है अपनी बुक में। कौन सी बुक में, हिज माइंड एंड आर्ट, जो इन्होंने 1875 में लिखी थी। कब, 1875 में हिज माइंड एंड आर्ट में इन्होंने शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा है बेटा। उनमें से देखते हैं हमारे पास ये 4 पीरियड ये है हमारे पास। देखो, इन द वर्कशॉप पहला पीरियड है इनका, इन द वर्कशॉप, दूसरा पीरियड है इनका इन द वर्ल्ड, तीसरा पीरियड है आउट ऑफ डेप्थ, चौथा पीरियड है ऑन द हाइट्स। ये इनके 4 पीरियड हैं। किनके द्वारा बेटा ये डिफाइन किया गया है, ये हमारे
एडवर्ड डाउडन ने अपनी बुक, कौन सी है बेटा बुक, इनकी बुक का नाम क्या है बेटा, इनकी बुक का जो नाम है वो है हिज माइंड एंड आर्ट। क्या है? हिज माइंड एंड आर्ट। इसमें इन्होंने इनके पीरियड को 4 भागों में डिफाइन किया है, डिवाइड किया है। ठीक है बेटा। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं क्या होता है। देखो इनकी द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज बेस्ड ऑन द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर बाई मिशेल डॉब्सन। यानी कि बेटा इनका जो प्ले हैं, इनके जितने भी प्ले हैं उन सब प्ले की आज हम लोग इसी में क्रोनिकल ऑर्डर देखते हैं, यानी कि कौन सा प्ले इनका कब आया था, ये इनका कब आया था। तो इनका किसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, इनका बेस जो है हमारा ऑक्सफोर्ड कॉम्पेनियन है, हमारा ऑक्सफोर्ड कॉम्पेनियन के अनुसार ही हम इन्हें देखते हैं, जिसमें किसके द्वारा ऑक्सफोर्ड कॉम्पेनियन के में डिफाइन किया गया है, ये किया है मिशेल डॉब्सन ने बताया है। सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी कॉमेडीज़ की, इनकी कॉमेडीज़ की बेटा। ठीक है, कॉमेडीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनकी कॉमेडी जो है सबसे पहले देखते हैं बेटा। इनकी सबसे पहली जो एक कॉमेडी है जिसका नाम है बेटा टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये पहली कॉमेडी इनकी है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये लगभग 1590 से 91 के बीच लिखी गई है, लगभग 1590 से 91 के बीच ही आई है। क्या नाम है इसका? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसके बाद वहीं इनकी दूसरी कॉमेडी आती है बेटा, जो दूसरी कॉमेडी है जिसका नाम जो है बेटा क्या है हमारा, देखते हैं हम लोग। दूसरी कॉमेडी है जो लगभग 1590 से 91 के बीच आई है, टेमिंग ऑफ द श्रू। ये इनका दूसरा कॉमेडी है। ठीक है, टेमिंग इन द श्रू ये जो आई है इनकी 1590 से 91 के बीच। वहीं इनकी बेटा हम तीसरी कॉमेडी की बात करें तो तीसरी कॉमेडी जो हमारी सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है, ये सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है, 1594 में आई है। कब आई है इनकी बेटा कॉमेडी? 1594 में आई है। कौन सी आई है? द कॉमेडी ऑफ एरर। आप लोग समझ पाए, द कॉमेडी ऑफ एरर ये इनकी सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। इसके बाद में हम देखते हैं इनकी तीसरी कॉमेडी है लव्स लेवर्स लॉस्ट, जिसमें हमने बताया था अभी हाल आपको सबसे हाईएस्ट राइमिंग लाइन्स है परसेंटेज, यानी कि राइमिंग लाइन्स की परसेंटेज सबसे हाईएस्ट राइमिंग लाइन की परसेंटेज है 62.2 के आसपास, 4 के आसपास बताई है हमने। ये लगभग 1594 से 95 के बीच आई है। इसके बाद में बेटा दूसरी इनकी कॉमेडी है जो है आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। दूसरी कॉमेडी इनकी है, क्या है बेटा? ये आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। बेटा ये लगभग 1595 के आसपास आई है। ये कॉमेडी लगभग 1595 के आसपास आई है, आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये अभी हाल हमने बताया था, ये क्लोजेस्ट राइमिंग परसेंटेज है, क्लोजेस्ट जो 43 के आसपास 2 के आसपास है। ये हमने भी हाल बताया था 43 के आसपास परसेंटेज राइमिंग जो क्लोजेस्ट है किसका? लव्स लेवर्स लॉस्ट का। ये इनकी 1595 में आई है। वहीं इनकी बेटा हम अगली कॉमेडी की बात करें बेटा, तो इनकी अगली कॉमेडी, नेक्स्ट कॉमेडी जो है वो बेटा आई है 1596 में। 1596 में आई है, जो कॉमेडी का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये इनका 1596 में आई है। इसके बाद वहीं बेटा इसके बाद नेक्स्ट कॉमेडी की बात करें 1597 से 98 के भी मिड में आई है, और ये इनकी कॉमेडी है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है बेटा, ये 1597 से 98 के बीच आई है। इसका नाम क्या था? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है। ठीक है, अब हम लोग बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इनकी कॉमेडीज़ की बहुत सारी कुछ कॉमेडीज़ हैं, इनके बारे में हम देखते हैं बेटा, डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। बाद में हम इनको एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इनके डिटेल में अंदर डेप्थ में पढ़ेंगे क्या क्या है, किस कॉमेडी के बारे में क्या चीज़ है। अभी हम बस इनका क्रॉनिकल ऑर्डर जान रहे हैं कि कौन सी कॉमेडी कब आई है और कब नहीं आई है। ठीक है, इसके बारे में जान रहे हैं। तो देखो बेटा हम देखते हैं 1598 में मच एडो अबाउट नथिंग। इनकी अगली कॉमेडी जो है ये 1598 में आई है, मच एडो अबाउट नथिंग। ये आई है 1598 में। कब आई बेटा? ये 1598 में आई है। इसके बाद में हम बेटा बात करते हैं अगली कॉमेडी है 1599 से 1600 के आसपास। 1599 से 1600 के आसपास आई है। ये है एज यू लाइक इट। क्या नाम है इसका बेटा? एज यू लाइक इट है इनकी अगली कॉमेडी। इसके बाद में हम लोग एज यू लाइक इट के बाद में
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा, अगला है इनकी लगभग 1601 में। कब आई है ये 1601 में आई है। ये कॉमेडी है 12 नाइट्स और व्हाट यू विल, यानी कि या तो इसका नाम 12 नाइट्स है और इसका दूसरा नाम जो है वो है व्हाट यू विल, व्हाट यू विल, यानी कि पहला नाम है इनका 12 नाइट, यानी कि 1601 में आई है, और इसका जो वैसे नाम है, दूसरा नाम है जो वो है व्हाट यू विल। तो इन्हें दो नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बेटा हम देखते हैं अगली कॉमेडी की बात करें हैं। अगली कॉमेडी है मेजर फॉर मेजर, मीज़र फॉर मेज़र। ये 1603 में आई है। कब आई है बेटा? 1603 में आई है मीज़र फॉर मेज़र। इसके बाद में बेटा हमारी 1604 से लगभग 1605 के आसपास ये आई है ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल, ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल। ये इनकी 1604 से 1605 के आसपास आई है। वहीं इसकी अगली कॉमेडी की बात करें बेटा 1609 में आई है, जो है हमारी विंटर्स टेल, जो आई है हमारी विंटर्स टेल। इसके बाद में हमारा अगला जो आता है टेम्पेस्ट। क्या आता है हमारा? टेम्पेस्ट आती है अगली कॉमेडी, जो 1611 में आई है। फिर इसके बाद में कॉमेडी के बाद में अब हम लोग बात करते हैं इनके प्लेस की, और जो प्लेस हैं बेटा हमारे, उनके बारे में हम बात करते हैं। सॉरी 1 मिनट। आइए बेटा देखते हैं हम लोग इनके जो हिस्ट्रिकल प्लेज हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं, जिनकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जिनमें इनका पहला जो हिस्टोरिकल प्ले है वो आया है 1591 में बेटा, 1591 में, जिसे हमने माना हेनरी 6 पार्ट 2, यानी हेनरी 6 पार्ट 2 है, 1591 में आया है। वहीं इसके बाद 1591 में एक दूसरा भी आया है, हेनरी 6 का पार्ट 3 भी आया है, हेनरी 6 का पार्ट 3 भी आया है। कब आया ये बेटा? 1591 में ही। वहीं फिर 1592 में आया है हेनरी 6 का पार्ट 1 भी आया है। हेनरी 6 का पार्ट 1 ये कब आया बेटा? 1592 में, यानी 1591 में हेनरी 6 का पार्ट 2 और पार्ट 3 आया है। इसके बाद में 1592 में इनका पार्ट 1 आया है, हेनरी 6 का पार्ट 1 आया है। इसके बाद में बेटा 1592 से 93 के बीच इनका आता था ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड III, यानी कि 1592 से लगभग 93 के बीच में ये जो आया है इनका ट्रेजेडी आई है। कौन सा है? रिचर्ड III। इनकी ट्रेजेडी का नाम जो है रिचर्ड III है। वहीं बेटा अगली बात करें हम लोग 1595। कब? 1595 में। 1595 में जो आया है ट्रेजेडी आई है, ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड II। अगली ट्रेजेडी आई है हमारी 1595 में। अभी आया किंग रिचर्ड, जो रिचर्ड हमारा 3rd था, इसी का दूसरा पार्ट जो आया है वो कब आया बेटा? 1595 में आया है। वहीं इसके बाद हम बात करें 1596 में बेटा, 1596 में जो आया है वो आया द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन। ये कब आया बेटा? 1596 में आया है। ठीक है बेटा। ऐसे इसके बाद में हम लोग देखते हैं वहीं 1596 से 97 के बीच, 96 से 97 के बीच देखा जाए तो बेटा ये आया हमारे पास किंग हेनरी 4th पार्ट 1। जो किंग हेनरी 4th है उसका पार्ट 1 जो आया है वो बेटा कब आया? 1596 से 97 के बीच आया है। वहीं हम देखते हैं बेटा 1597 से 98 के बीच जो हेनरी 4th है वो लगभग 1597 से 98 के बीच आया है पार्ट 2। इसका पार्ट 2 कब आया? 1597 से 1598 के बीच आया है। ठीक है बेटा। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आगे इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा ये आता है 1598 से बेटा लगभग 1599। 1598 से 1599 में क्या आया है? द लाइफ ऑफ हेनरी एंड 5th, द लाइफ ऑफ हेनरी द 5th। ये कब आया? 1598 से 1599 में। और इसके बाद में बेटा ये आया है, इसके बाद आया है 1613 में, 1613 में ये आया है हेनरी 8 और ऑल इज़ ट्रू, यानी कि हेनरी 8 जो है इसका नाम हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं ऑल इज़ ट्रू। ऑल इज़ ट्रू जो नाम है हमारा हेनरी 8 का नाम है। ठीक है बेटा। ये इनके हिस्टोरिकल प्ले आए थे। इसके बाद में हम लोग बेटा देखते हैं ट्रेजेडी। इनकी कुछ ट्रेजेडी हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी हैं इनकी, उन ट्रेजेडी के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। जिसमें देखते हैं इनकी पहली ट्रेजेडी है 1592 से 1593 के बीच बेटा। 1592 से 1593 में आई है द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस, यानी कि 1592 से 1593 के बीच आई है। कौन सी बेटा ट्रेजेडी आई है इनकी? वो ट्रेजेडी का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस। क्या है? टाइटस एंड्रोनिकस। ये कब आई है? 1592 से 93 के बीच। वहीं बेटा हम बात करें 1595 की। जब 1595 की बात करते हैं तो अगली ट्रेजेडी आई है इनकी 1592 में 95 में द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। एक रोमियो एंड जूलियट देखो इतनी फेमस इनकी ट्रेजेडी है। ये भी ट्रेजेडी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ये कब आई है बेटा? 1595 में आई है। इसके बाद में हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रेजेडी की बात करें बेटा तो वो इनकी नेक्स्ट ट्रेजेडी आई है बेटा। कब आई है ये देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रेजेडी जो आई है इनकी 1599 में। कब आई है? 1599 1599। ये जो ट्रेजेडी आई है बेटा इनकी जूलियस सीजर है। कौन सी है इनकी ट्रेजेडी है? ये जूलियस सीजर है। इसके बाद बेटा हम देखते हैं 1601 में, 1600 से लगभग 1601 में। इनका देखो पहला नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट। इसका दूसरा नाम भी है, पूरा नाम जो बोलते हैं प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यानी कि पूरा नाम अगर बात करें हम लोग तो पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो ये दूसरे नाम से भी हम प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसके बाद बेटा अगली ट्रेजेडी आती है 1602 में इनकी। 1602 में आती है 1602। इस ट्रेजेडी का नाम जो आता है 1602 में ये आती है द हिस्ट्री ऑफ ट्रायलिस एंड क्रेसिडा। ये लगभग 1602 में आई। ट्रायलिस एंड क्रेसिडा आई है। इसके बाद में वहीं बेटा इनकी अगली ट्रेजेडी जो आई है 1603 से 1604 में द ट्रेजेडी ऑफ ऑथेलो, द ट्रेजेडी ऑफ ऑथेलो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रेजेडी इनकी ऑथेलो, और ये इनकी ग्रेट महान ट्रेजेडी में आती है। ग्रेट महान फोर ट्रेजेडी में आती है, जिसकी ये इनकी सेकंड नंबर की ट्रेजेडी है ऑथेलो, जिसे हम द मूर ऑफ वेनिस के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है। इसके बाद में बेटा वहीं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अगली ग्रेट ट्रेजेडी में आती है हमारी 1605 में आई है इनकी ग्रेट ट्रेजेडी दूसरी, द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर इनकी ये भी महान ट्रेजेडी है। इनकी ये भी महान ट्रेजेडी है। ये लगभग तीसरे नंबर की ट्रेजेडी है इनकी, तीसरे नंबर की महान ट्रेजेडी यानी ग्रेट ट्रेजेडी में आती है, 4 ग्रेट ट्रेजेडी में आती है। इसके बाद में बेटा हम देखते हैं 1605 में द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस, यानी द टाइमन ऑफ एथेंस की बात होती है। द टाइमन ऑफ एथेंस ये 1605 में आया है। कभी आया है? ये ट्रेजेडी इनकी 1605 में आई है। फिर उसके बाद में बेटा अगली आती है हमारी 1606 में, 1606 में ये आती है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इनकी द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। तो ये सबसे लास्ट ट्रेजेडी है इनकी ग्रेट 4 ट्रेजेडी में, इनकी ये लास्ट ट्रेजेडी है यानी कि ग्रेट 4 ट्रेजेडी में। ठीक है। इसके बाद में बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 1606 में ही अगली ट्रेजेडी इनकी आती है द ट्रेजेडी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। द एंटनी एंड क्लियोपेट्रा ये इनकी अगली ट्रेजेडी है जो 1606 में आती है। इसके बाद में बेटा हम वहीं नेक्स्ट ट्रेजेडी की बात करते हैं। 1606 में इनकी नेक्स्ट ट्रेजेडी आती है, जिस ट्रेजेडी का नाम है पेरिकल्स। जो पेरिकल्स है जिसे हम लोग प्रिंस ऑफ टायर के नाम से भी जानते हैं, ओनली पैटली बाई शेक्सपियर, यानी कि ये प्रिंस ऑफ टायर के नाम से जानते हैं। एक चीज़ है बेटा, जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, इनका हेमिंग एंड कॉन्डिल ने, जो हेमिंग एंड कॉन्डिल नाम के 2 फ्रेंड थे जिन्होंने फर्स्ट फोलियो को लॉन्च किया था। उस फर्स्ट फोलियो के अंदर 36 प्ले को रखा गया था, यानी 36 प्ले को सम्मिलित किया गया था। उन प्लेज में देखा जाए तो पेरिकल्स जो था ये बेटा उसमें शामिल नहीं किया गया था। उस फर्स्ट फोलियो के अंदर इस पेरिकल्स को या प्रिंस ऑफ टायर को शामिल नहीं किया गया था शेक्सपियर के। वहीं अब बात करते हैं बेटा अगला ट्रेजेडी है 1608 में आती है, जिसका नाम है कॉरियोलेनस। कॉरियोलेनस है ये 1608 में आती है, जिसका नाम पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ कॉरियोलेनस है। इसके बाद में बेटा हम नेक्स्ट ट्रेजेडी की बात करें तो नेक्स्ट ट्रेजेडी आती है हमारी बेटा
वो है 1608 में। कब आती है? 1608 में आती है, और सॉरी 1610 में आती है, 1610 में आती है, 1610 में आती है बेटा। और इस कॉमेडी का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ शैम्बलिन। इसका नाम क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ शैम्बलिन। ये कब आती है? 1610 में आती है बेटा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं और कॉमेडीज़ के बारे में सीखते हैं, और कॉमेडीज़ जो हैं उनके बारे में देखते हैं क्या क्या है इनकी कॉमेडी। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम लोग अगली कॉमेडी जो है 1613 टू 14, यानी कि 1613 से लगभग 1614 के बीच में आई है। 1613 से 1614 के बीच में आई है द टू नोबल किंग्समैन। द टू नोबल किंग्समैन ये कॉमेडी है। द टू नोबल किंग्समैन आती है, और ये को ऑथर्ड बाई जॉन फ्लेचर के द्वारा। इन्हें लगभग ये माना जाता है कि जो ऑथर है जॉन फ्लेचर, इनके साथ लिखा गया था। ये बताया जाता है कि इस ट्रेजेडी को लगभग शेक्सपियर ने साथ में लिखा था, किसके? लगभग जॉन फ्लेचर के साथ। ये चीज़ मानी जा रही है, बताते हैं लोग, क्रिटिक्स बताते हैं इस चीज़ को। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगली नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पोइट्री के बारे में। अब हमारी आती है पोइट्री, यानी कि पोइटिकल कैरियर की बात करते हैं। तो शेक्सपियर ने पोइट्री भी लिखी थी। पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में इनकी सबसे महान जो है, जिसमें सबसे पहली पोइट्री इनकी है 1593 में, पोइम है 1593 में जो पोइम लिखी है वेनिस एंड एडोनिस। ये बेटा क्या होता है? ये एक नैरेटिव पोइम है इनकी। ये क्या है? इनकी एक नैरेटिव पोइम है। ये सबसे छोटी पोइम है, नहीं शॉर्टेस्ट पोइम है, जिसे नैरेटिव पोइम बोलते हैं। तो ये जो नैरेटिव पोइम है, ये लगभग इसमें प्यार की देवी के बारे में बताया गया है, कुछ लव वव के बारे में बताया गया है, कुछ ऐसा कुछ। हम डिटेल में जानेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, 1594 में द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी आई है। ये इसके बाद 1594 में आई है। इसमें क्या है? ल्यूक्रेसी का रेप के बारे में बताया गया है। ये भी एक हमारी शॉर्टेस्ट नैरेटिव पोइम है। ये भी हमारी क्या है? एक शॉर्ट नैरेटिव पोइम है, ठीक है। इसमें रैपिस्ट घटना के बारे में, यानी कि रेप के बारे में बताया गया है। एक ल्यूक्रेसी होती है जिसके हस्बैंड के पति होते हैं, एक जो ल्यूक्रेसी होती है उनके हस्बैंड के दोस्त होते हैं। वो क्या होते हैं? एक आर्मी में होते हैं, और वो इनके घर पे आके रुकते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हारे दोस्त का फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड का फ्रेंड हूँ और मैं रुकना चाहता हूँ। तो वो रुक जाते हैं, और वो ल्यूक्रेसी क्या होती है? रोक लेती है। और क्या होता है कि वो रोकने के कारण में उनको उसका गलत फ़ायदा उठा लेता है, वो जो उनका हस्बैंड का फ्रेंड होता है वो, और क्या कर देता है? उनका रेप कर देता है, ठीक है। इसके बाद में बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पोएम की। नेक्स्ट पोएम जो है वो देखते हैं। ये इनका ये पोएम है 1599 में आई है, और ये जो पोएम है सोनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूज़िक, यानी कि 1599 में सोनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूज़िक ये है। इसके बाद में बेटा दूसरी अगली है 1599 में ही आई है द पैसिनेट पिलग्रिम। ये है 1599 में ही आई है द पैसिनेट पिलग्रिम, ये 1599 में। इसके बाद बेटा अगली है 1600। बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। ये है 1699 में, सॉरी ये हो गया हमारा। इसके बाद में हमारा 1601 में द आई है द फोनिक्स एंड द टर्टल, द फोनिक्स एंड द टर्टल आया है। ये पोइट्री यानी पोइम आई है कब? 1601 में। इसके बाद में ए लव्स कंप्लेंट आई है। ये कब आई है बेटा? इनकी लव्स कंप्लेंट जो आई है बेटा, ये आई है इनकी 1609 में। कब आई है बेटा? ये 1609 में लव्स कंप्लेंट। क्या है ये? 1609 में आई है ए लव्स कंप्लेंट। इसके बाद में बेटा वही नेक्स्ट जो इनकी पोइम है 1609 में ही आया है द सोनेट्स आया है। इसके बाद में 1609 में इनके सोनेट्स, इनमें लगभग 154 सोनेट्स हैं इनके। 1609 में इन्हें लगभग पब्लिश किया गया था।
ये द सोनेट्स हैं कितने 154 सोनेट्स हैं, ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे। इसके बाद में वहीं बेटा हम लोग बात करते हैं 1612 में द फ्यूनरल इलेजी बाई WS, फ्यूनरल इलेजी बाई WS। ये इनके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क थे बेटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, इन्होंने ये लगभग सभी वर्क लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने। तो आज हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के प्लेस का क्रॉनिकल ऑर्डर से जान लिया, जितने भी वर्क लिखे थे, और इसके बाद में इनके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी जाना था। अभी बहुत सारे इनके पॉइंट्स हैं, हम डिटेल में 1 बाई 1 डिटेल में करते चले जाएंगे। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही अगर अच्छा लग रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो और आपको अपलोड करेंगे। आप वैसे ही प्यार दिखाते रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों में शेयर करें इसके लिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। और आज के लिए धन्यवाद, वेलकम, जय हिंद, जय भारत।